अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 20 के दो टॉपिक डिस्कस करेंगे, एम्पिरिकल एविडेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज इन हाई लैटिट्यूड्स और इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इन हाई लैटिट्यूड्स। इससे पहले जो एक टॉपिक है क्रायोस्फीयर का, उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ से जाके देख लेना। तो चलें स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द एम्पिरिकल एविडेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज इन हाई लैटिट्यूड्स के हाई लैटिट्यूड्स में सिंपली हमने इसके अंदर क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ना है कि वहाँ पर किस तरह का क्लाइमेट चेंज आ रहा है। मटीरियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स में जो है, मटीरियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, ये जो वेदर कंडीशंस के रिकॉर्ड्स को मटीरियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स कहते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी होती है, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज के बारे में डिटेक्ट करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, ठीक है, ट्रिकी हो जाता है। लेकिन फिर भी साइंटिस्ट हैव फाउंड स्ट्रॉन्ग एविडेंस दैट आर्कटिक इज़ वार्मिंग फास्टर दैन द ग्लोबल एवरेज। और हमने यही एविडेंसेस देखने के किस तरह से पता चलता है कि आर्कटिक में जो है वो वार्मिंग हो रही है। तो साइंटिस्ट को क्या पता चला कि आर्कटिक में जो है वो वार्मिंग बहुत फास्ट हो रही है। अगर हम ग्लोबल एवरेज देखें तो उसकी निस्बत आर्कटिक में जो है वो ज़्यादा तेज़ी से जो है वो वार्मिंग हो रही है। अच्छा, अब इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न है एक फिनोमेना जिसे हम आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन कहते हैं। उसका क्या मतलब है? मतलब कि अगर आर्कटिक के इस फिनोमेना में क्या होता है, अगर किसी एक पार्ट में कोई चेंज आता है तो उसका असर दूसरे पार्ट्स पे भी पड़ता है। मतलब अगर यहाँ पर वार्मिंग हो रही है तो उसकी वजह से दूसरे पार्ट्स में वार्मिंग हो रही है। तो इससे एक हम कह सकते हैं कि एक फीडबैक लूप क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से ओवरऑल वार्मिंग जो है वो तेज़ी से होती है। तो इसका जो है, ये जो वार्मिंग है, ये डिटेक्ट हुई थी बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी में, और बाद में कुछ इनडायरेक्ट एविडेंसेस से कंफर्म होगी, जैसे कि मेल्टिंग ऑफ सी आइस एंड स्नो कवर, थॉइंग ऑफ परमाफ्रोस्ट और चेंजेस इन वेजिटेशन वगैरह, जो आगे भी हम ये पॉइंट्स पढ़ेंगे। अच्छा, हम आर्कटिक के अंदर वार्मिंग की बात क्यों करें? हमने जैसे क्वेश्चन में था हमारा हाई लैटिट्यूड्स के अंदर, तो हाई लैटिट्यूड्स वाले एरियाज़ कौन से होते हैं? जो पोलर रीजन्स होते हैं, जैसे आर्कटिक और एंटार्कटिक जो रीजन है। हम सिर्फ आर्कटिक को क्यों डिस्कस करें, वो आगे इसका आपको आंसर मिल जाएगा अगर आप गौर से सुनेंगे तो। अच्छा, कुछ जो की पॉइंट्स हैं, जो कुछ एविडेंसेस हैं, वो अभी इसके अंदर हम देखेंगे क्लाइमेट चेंज के। वार्मिंग आर्कटिक के ओवर 20th सेंचुरी से जो आर्कटिक के कुछ पार्ट्स हैं, वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 5 डिग्री सेल्सियस से जो है वो मतलब इंक्रीज़ हुआ है, और मतलब 5 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ हुआ है। और लेकिन कुछ एरियाज़ वहाँ पर ऐसे हैं जहाँ पर मतलब कि लोकलाइज्ड कूलिंग ट्रेंड्स की वजह से वो जो रीजन्स हैं वो कूल डाउन हुए हैं, जैसे कि ईस्टर्न कनाडा, नॉर्थ अटलांटिक और ग्रीनलैंड। लेकिन इनके कूल होने से इस ओवरऑल वार्मिंग पे कोई असर नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट आता है लेस सी आइस के जो नॉर्डिक सीज़ हैं, वहाँ पर 30% जो आइस है लास्ट 130 ईयर्स में जो है वो कम हुई है, और इसकी जो थिकनेस है ये भी थोड़ा सा वेरी करती है। मतलब कि कुछ प्लेसेस पे जो है वहाँ पर थिकनेस उतनी ही होगी, कुछ प्लेसेस पे क्या है कि वो थिन हो गई हुई है। नेक्स्ट आ जाता है रिड्यूस्ड स्नो कवर कि जो स्नो कवर है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो तकरीबन 10% 1970 से तकरीबन 10% डिक्रीज़ हुआ है। और लेकिन ये क्या है कि वहाँ पर विंटर के अलावा बाकी सारे सीजन्स के अंदर प्रेसिपिटेशन यानी रेनफॉल जो है वो इंक्रीज़ हुई है। थॉइंग परमाफ्रोस्ट क्या है? ये फ्रोज़न ग्राउंड को हम परमाफ्रोस्ट कहते हैं, ठीक है। ये भी जो है ये भी जो एरिया है ये डिक्रीज़ हुआ है, और ग्राउंड टेम्परेचर जो है वो वार्म हुआ है। सीजनल थॉइंग हैज़ अकर्ड मोर डीपली इन मैनी एरियाज। अच्छा, इसकी रीज़न क्या है कि जो परमाफ्रोस्ट है, जो फ्रोज़न ग्राउंड है, इसने अपने नीचे जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस को भी ट्रैप किया हुआ होता है, ठीक है। तो जब ये बर्फ़ यहाँ से मतलब कि मेल्ट हो जाएगी तो क्या होगा कि वो जो गैसेस हैं वो भी इन्वायरमेंट में आ जाएंगी, जिसकी वजह से वार्मिंग होगी, मतलब जिसकी वजह से मज़ीद वार्मिंग होगी। नेक्स्ट आता है चेंजिंग वेजिटेशन। अच्छा, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है कि जो आर्कटिक टंड्रा में जो प्लांट्स की टाइप्स हैं वो चेंज हुई है। आर्कटिक टंड्रा में जो नॉर्थ वाली साइड है ना, वहाँ पर बिल्कुल मतलब ट्रीज़ वगैरह नहीं होते हैं। तो वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर कुछ यूनिक प्लांट्स होते हैं जो कि मतलब कि उन कंडीशंस में रह सकते हैं। तो जब वहाँ पर वार्मिंग होती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पर क्या कहते हैं, वो प्लांट्स वहाँ पर रह नहीं पाते, ठीक है, वो बहुत मुश्किल से सर्वाइव करते हैं। और जो साउथ वाली साइड है ना, बिल्कुल जो साउदर्न पार्ट ऑफ आर्कटिक टंड्रा, वहाँ पर श्रब्स और ट्रीज़ होते हैं। तो वो क्या है कि अब उनकी जो रेंज है वो बढ़ती जाएगी। जब नॉर्थ वाली साइड पे भी क्या होगा, नॉर्थ वाली साइड पे भी जब क्या कहते हैं वार्मिंग होगी, तो उन जो ट्रीज़ हैं उनकी रेंज बढ़ती रहेगी। तो इस लाइन का ये मतलब है द लाइन वेयर ट्रीज़ कैन ग्रो मूव नॉर्थवर्ड, के नॉर्थ वाली साइड पर जो है लाइन बढ़ती रहेगी, उनकी रेंज बढ़ती रहेगी, और वहाँ पर भी वो ग्रो होना शुरू हो जाएंगे।
अच्छा, नेक्स्ट हमारा आ जाता है इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन हाई लैटिट्यूड्स। तो इसके हम इम्पैक्ट्स देखेंगे इन्वायरमेंट पे, ह्यूमन बींग्स पे, ठीक है। तो हाई लैटिट्यूड रीजन जिसमें आर्कटिक और एंटार्क्टिक आ जाता है, यहाँ पर दीज आर एक्सपीरियंसिंग द इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग मोर एक्चुअली दैन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। दूसरी जो पार्ट्स हैं वर्ल्ड के उससे ज़्यादा यहाँ पर क्यों इम्पैक्ट्स हैं, क्योंकि जो अर्थ के जो पोल्स हैं यानी पोलर रीजन्स हैं ये डबल वार्म हो रहे हैं। मतलब कि बाकी जो ग्लोबल एवरेज अगर हम बात करें, बाकी जो पूरी दुनिया में जिस रेट से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उससे डबल जो है वो तेज़ी से यहाँ पर वार्मिंग होती है। उसकी रीज़न मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। जैसे आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन है वही, अगर हम इसको हम कहें तो पोलर एम्प्लीफिकेशन हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। रीज़न वही है। तो इसकी वजह से इन्वायरमेंटल चेंजेस क्या आते हैं, सबसे पहले आ जाता है रिड्यूस्ड सी आई, के आर्कटिक सी आई जो है सी आइस जो है वो बहुत ज़्यादा मेल्ट हो रही है, ठीक है। और सिंस 1970s हम देखें तो समर सी आइस कवरेज जो है वो तकरीबन 40% से जो है वो डिक्रीज़ हुई है और डिक्रीज़ हुई है और मज़ीद हो रही है, ठीक है। तो इसका जो है वो मेजर किस पे इम्पैक्ट होता है, वाइल्ड लाइफ पे, आर्कटिक वाइल्ड लाइफ जैसे कि पोलर बियर, सील्स वगैरह जो कि इस सी आइस पे रिलाई करते हैं, इस सी आइस के होते हुए होते हैं मतलब उसी सी आइस पे रिलाई करते हैं हंटिंग और ब्रीडिंग के लिए, तो उनको फिर प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट आता है लॉन्गर पीरियड्स विदाउट स्नो एंड आइस। आर्कटिक में जो है वो अब जाहिर सी बात है वो मेल्ट होने की वजह से लॉन्गर पीरियड विदाउट स्नो एंड आइस होगी, जिसकी वजह से परमाफ्रोस्ट भी मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। जब परमाफ्रोस्ट मेल्ट होगा तो वो ग्रीन हाउस गैसेस को भी रिलीज़ करेगा एटमॉस्फेयर के अंदर और इस तरह से इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करेगा। नेक्स्ट आता है हाई टेम्परेचर्स। टेम्परेचर जो हाई लैटिट्यूड रीजन्स के अंदर जो है वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है और जिसकी वजह से एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होंगे जैसे कि हीट वेव्स और वाइल्ड फायर्स। फिर आ जाता है शिफ्ट्स इन परमाफ्रोस्ट के, परमाफ्रोस्ट के ख़त्म होने की वजह से क्या होगा कि जो ग्राउंड सब्सिडेंस है और लैंडस्लाइड्स हैं ये भी बढ़ेंगी, जिसकी वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी डैमेज होगा, ठीक है। ग्राउंड सब्सिडेंस का मतलब क्या होता है, जब परमाफ्रोस्ट मेल्ट हो रहा है तो क्या है कि वो जो बर्फ़ है वहाँ पे वो सिंक करना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आते हैं ह्यूमन कॉन्सिक्वेंसेस के, ह्यूमन पे क्या असरात होते हैं इसके। सबसे पहली चीज़ आ जाती है इम्पैक्ट्स ऑन इकोनॉमी के, इसकी वजह से उस रीजन की इकोनॉमी पे असर पड़ता है। जैसे कि अगर वहाँ पर सी आइस कम हो रही है तो उसकी वजह से वहाँ के जो फ़िशरमैन हैं उनके लिए डिफ़िकल्टी होगी और शिपिंग कंपनीज़ के लिए डिफ़िकल्टी होगी। फ़िशरमैन के लिए जाहिर सी बात है डिफ़िकल्टी होगी, जो उनके ट्रेडिशनल हंटिंग के जो तरीके हैं उस तरह से वो हंटिंग नहीं कर सकेंगे। और जब क्या कहते हैं, जब वहाँ पर मेल्ट हो रही है बहुत ज़्यादा सी आइस तो उसकी वजह से नए शिपिंग राउट्स बनेंगे, जिसकी वजह से नेविगेशन में थोड़े चैलेंजेस होंगे, इसलिए शिपिंग कंपनीज़ को भी थोड़ी सी मुश्किल होगी ऑपरेट करने में। इम्पैक्ट्स ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर के, परमाफ्रोस्ट के ख़त्म होने से क्या होता है कि वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डैमेज हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर मोस्टली जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इसी पे बना हुआ होता है, जैसे कि रोड्स और बिल्डिंग्स वगैरह, ठीक है। तो इसकी वजह से गवर्नमेंट को जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। डेली लाइफ पे भी इम्पैक्ट होता है, वहाँ के जो लोग होते हैं वहाँ उनकी डेली लाइफ पे भी इम्पैक्ट होता है। जैसे कि सी आइस के मेल्ट होने से वहाँ पर हंटर्स के लिए प्रॉब्लम होगी और हर्डर्स यानी कि जो चरवाहे हैं उनको ट्रैवल करने में प्रॉब्लम होगी, फूड वगैरह इनको नहीं मिलेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है ये जो हैं कुछ क्या कहते हैं मेरीन मैमल्स हैं उन पे रिलाई करते हैं हंटिंग के लिए, ठीक है। तो जब वो नहीं रहेंगे तो फिर इनके भी फूड का प्रॉब्लम होगा और ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के भी इशूज़ होंगे। नेक्स्ट आ जाता है प्रेडिक्टेड चेंजेस। आर्कटिक सी आइस जो है वो तकरीबन, अगर हम अब की जो कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो अगर इसकी अमाउंट डबल हो जाए तो तकरीबन 60% ऑफ आर्कटिक समर सी आइस जो है वो लॉस हो जाएगी और इसकी वजह से जो है वो नए राउट्स बनेंगे शिपिंग, फिशिंग और इको टूरिज़म के लिए। तो अब इसका जो है वो फ़ायदा भी होगा नुकसान भी होगा, ठीक है। फ़ायदा ये होगा कि नए शिपिंग राउट्स बनेंगे और उसकी वजह से आर्कटिक मतलब के रिसोर्सेज को एक्सेस होगी और उसके अलावा जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो बेहतर होगी, ठीक है। मतलब टूरिज़म वगैरह में भी इन सब चीज़ों में फ़ायदा होगा। लेकिन नुकसान क्या होगा, नुकसान जैसे भी हमने पीछे स्टडी किया था कि उसकी वजह से जो फ़िशरमैन वगैरह हैं उनको प्रॉब्लम होगी, उसके अलावा जो कंपनीज़ हैं उनको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। उसके अलावा इट विल ऑल्सो लीड टू माइल्डर टेम्परेचर एंड मोर रेन एंड स्नो इन आर्कटिक एरियाज़। अच्छा, अब इसके भी दो तरह से मतलब कि असर हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि ज़्यादा रेन और स्नो की वजह से क्या होगा कि जो प्लांट्स हैं उनको फ़ायदा होगा, यानी कि प्लांट की ग्रोथ बेहतर होगी। उसके अलावा जो है वो वाटर अवेलेबल होगा, इसकी वजह से वाटर अवेलेबिलिटी बेहतर होगी। लेकिन इसका नुकसान क्या है कि इसकी वजह से फ्लड्स आएंगे और इरोजन हो सकती है। नेक्स्ट आ जाता है कोस्टल इरोजन। तो आइस के बगैर मतलब कि जो
पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, जो कोस्टल रीजन होते हैं ना वहाँ पर उसको जो है वो सी आइस ने प्रोटेक्ट किया हुआ होता है, ठीक है। तो जब वो सी आइस क्या कहते हैं, जब वो मेल्ट हो जाएगी तो अब वो जो वेव्स हैं वो क्या हैं, वो आके ये जो कोस्ट वाले एरिया है वहाँ पर इरोजन करेंगी। नेक्स्ट आ जाता है एंटार्क्टिक चेंजेस। अच्छा, अब अभी तक हम आर्कटिक चेंजेस की बात करते हैं। एंटार्क्टिक चेंजेस की हम इसलिए बात नहीं कर रहे थे क्योंकि ये इतनी ज़्यादा मतलब कि नहीं होती हैं, ये थोड़ी लेस ड्रामेटिक होती हैं क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पर भी जो है वो सी आइस इज एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज बाय 25% एंड आइस शेल्व्स ऑन एंटार्क्टिक पेनिनसुला विल रिट्रीट रिवीलिंग मोर बेयर ग्राउंड। अच्छा, अब आइस शेल्व्स क्या होते हैं? आइस शेल्व जो हैं कि बैरियर के तौर पर एक्ट करते हैं, ये ग्लेशियर्स की ही एक्सटेंशंस होती हैं और ये जो है बैरियर के तौर पर एक्ट करते हैं कि जो ग्राउंडेड आइस होती है उसको क्या कहते हैं, ओशन में फ़्लो नहीं होने देते, ठीक है। तो जब ये ख़त्म हो जाएंगे, जब ये भी मेल्ट हो जाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो ग्राउंड है वो भी बेयर हो जाएगा और इसकी वजह से जाहिर सी बात है वहाँ पर जो वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स वगैरह उस पर भी असर होगा, उसमें भी चेंजेस आएंगे। नेक्स्ट आ जाता है आर्कटिक हाइड्रोलॉजी। अब क्लाइमेट चेंज जो है वो वाटर सिस्टम पे भी इसका असर होगा, ज़्यादा प्रेसिपिटेशन होंगी, लॉन्गर स्नो फ्री एंड आइस फ्री पीरियड्स होंगे, हाई टेम्परेचर होगा, इसकी वजह से जो वाटर का फ्लो है उसमें भी चेंज आएगा। लेकिन इसके अंदर जो है वो सीजनल वेरिएशन, वाटर फ्लो के अंदर सीजनल वेरिएशन जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी। मतलब ये कि वेट सीज़न और ड्राई सीज़न के में जो है वो उसके जो वाटर फ्लो है उसमें इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। इम्पैक्ट्स ऑन वेटलैंड्स। अब वेटलैंड्स पे दो तरह का इम्पैक्ट होगा। यहाँ एक तो इम्पैक्ट ये होगा कि वेटलैंड जो है वो ख़त्म होते जाएंगे और एक इम्पैक्ट ये है कि वेटलैंड जो है वो बनते जाएंगे, ठीक है। कुछ वेटलैंड जो है वो डिसअपेयर हो जाएंगे मतलब नए ड्रेनेज सिस्टम की वजह से और इवेपोरेशन ट्रांसपायरेशन की वजह से, यानी वहाँ से पानी जो है वो उड़ जाएगा तो उसकी वजह से वेटलैंड्स ख़त्म हो जाएंगे। और कुछ जो आइस रिच परमाफ्रोस्ट एरिया, वहाँ पर जब वार्मिंग होगी तो वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर डिप्रेशन बन जाएंगे और उस डिप्रेशन के अंदर जो पानी इकट्ठा हो जाएगा और वहाँ पर पॉन्ड्स और नए वेटलैंड्स बन जाएंगे। तो हम देखते हैं इसका फिर असर क्या होता है। ये जो क्या कहते हैं, इसकी वजह से जो ये लॉस हो रहा है ना, यानी जो ऊपर वाला हमने इम्पैक्ट पड़ा है, ओवरऑल अगर हम देखें तो ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये वाली जो कंडीशन है ये बहुत कम हो रही है, ठीक है। तो ओवरऑल हम देखें तो ओवरऑल लॉस हो रहा है। Biological changes, lengthening of snow free and ice free period will cause changes in Arctic plant and animal life। जैसे हमने पहले कहा कि कुछ स्पीशीज़ जैसे कि सील्स और पोलर बियर्स वगैरह वो उसी सी आइस पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो उसी पे रिलाई करते हैं तो उन पे जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। उसके अलावा हमने वेजिटेशन का भी देखा कि वेजिटेशन किस तरह से जो है वो उसमें भी चेंजेस आ जाती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इम्पैक्ट, तो ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पर परमाफ्रोस्ट होता है तो वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि बिल्डिंग्स, ऑयल फैसिलिटीज़, पाइपलाइंस, रोड्स, ब्रिजेस, ये सारे जो हैं इसी फ्रोज़न ग्राउंड के ऊपर जो है उन्होंने बिल्ड किए हुए होते हैं। तो वार्मिंग जब होगी तो वार्मिंग ने उस जो फ्रोज़न ग्राउंड है उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को भी वीक कर देना है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारा डैमेज हो जाएगा, जैसे कि बिल्डिंग्स और पाइपलाइंस वगैरह वो डैमेज हो जाएंगी। तो अब इसकी वजह से क्या होता है कि अब ये थॉइंग जो है इसकी वजह से एक अनइवन ग्राउंड सेटलमेंट एंड स्पेसिफिक लैंडस्केप चेंज, यानी लैंडस्केप भी चेंज हो जाएगा, इसको हम सिंपली कहते हैं थर्मोकार्स्ट टेरेन। और जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेबिलिटी है वो भी जो है वो उसको भी ये थ्रेटन करेगा, मतलब वो भी स्टेबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी और ह्यूमन सेफ्टी भी हम देखते हैं कि इस तरह से ह्यूमन सेफ्टी भी नहीं रहेगी। वल्नरेबिलिटी एंड अडेप्टेशन। अब ये जो हाई लैटिट्यूड एरियाज़ होते हैं ना, यहाँ पर जो नेचुरल और ह्यूमन सिस्टम्स हैं ये बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं क्लाइमेट चेंज से। मतलब ज़रा सा भी क्लाइमेट में चेंज आए तो ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और इनके अंदर अडेप्टेशन की जो एबिलिटी है वो थोड़ी कम होती है। तो जो नेचुरल इकोसिस्टम है वो तो मतलब कि अडेप्ट फिर भी कर लेते हैं स्पीशीज़ कंपोजिशन वगैरह चेंज करके, बट जो ह्यूमन सिस्टम है उनके ऊपर वो ज़्यादा कुछ सेंसिटिव होते हैं, उन पे ज़्यादा एडवर्स इम्पैक्ट्स होते हैं। जैसे हमने पहले भी कहा कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है। तो खैर उनके पास भी ऑप्शंस हैं अडेप्ट करने के लिए, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करके मतलब कि वो अपने आप को अडेप्ट कर सकते हैं और कुछ इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट में हम एक पॉइंट पढ़ेंगे, इन एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग एंड प्रेडिक्शन। अच्छा, ये जो लास्ट हमने 2 पॉइंट्स पढ़े ये उसके अंदर नहीं आते, मतलब कि ये जो प्रेडिक्शंस हैं ये उसके अंदर नहीं आते। यहाँ तक हमारी प्रेडिक्शंस ख़त्म हो जाती हैं, यहाँ से आगे हम वैसे 2 पॉइंट्स पढ़ रहे हैं। एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग एंड प्रेडिक्शन। अच्छा, अब ये जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो एनवायरमेंटल चेंज आते हैं ये ग्रेजुअली होता है, ठीक है, यानी कि अचानक से नहीं हो जाता। तो इसको जो है हम मॉनिटर और इसकी बेस में हम प्रेडिक्शंस कर सकते हैं।
तो जब भी मतलब ये इंजीनियरिंग के अंदर कोई भी जब डिसीजन मतलब इंजीनियरिंग के अंदर डिसीजन मेकिंग के लिए और जो लैंड यूज़ प्लानिंग है इसमें पहले से जो है ये क्लाइमेट इंड्यूस्ड रिस्क टू ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर इसको असेस करना बहुत ज़रूरी होता है। यानी असेसिंग क्लाइमेट इंड्यूस्ड रिस्क टू ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर इज क्रूशियल फॉर डिसीजन मेकिंग इन इंजीनियरिंग एंड लैंड यूज़ प्लानिंग पर्टिकुलरली इन परमाफ्रोस्ट रीजन। खासतौर पर परमाफ्रोस्ट रीजन के अंदर हमें पहले से रिस्क पता होने चाहिए जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर को हो सकते हैं अगर क्लाइमेट में चेंज आएगा, ठीक है, ताकि उसके हिसाब से जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया जाए। तो ये जो वार्मिंग है इसके जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं इसको क्या कहते हैं इसको ख़त्म करने के लिए, इसको कम करने के लिए अगर हम पहले से ही मतलब कुछ प्रोएक्टिव मेजर्स लेते हैं तो उससे हम ओवरऑल जो सेंसिटिविटी है, वल्नरेबिलिटी है नेचुरल ह्यूमन सिस्टम की, उसको हम कम कर सकते हैं इन एरियाज़ के अंदर, ठीक है। तो उम्मीद है आपको इस टॉपिक की अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको इसकी अच्छे से समझ आई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इसके अलावा अगर आपको इसके अंदर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ पर आप ज़रूर फॉलो करें। वहाँ पे आपको पास्ट पेपर्स और कुछ ऐसे टॉपिक्स जो अक्सर नहीं अपलोड हो पाते टाइम की कमी की वजह से, तो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।